बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो एक बड़ा फैसला आया है। सिंध हुकूमत को कराची का जो असल मास्टर प्लान है उसके तहत बहाल करने का फैसला करना चाहिए। ये एक डायरेक्टिव है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है। इस ज़िमन में हमने देखा कि जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में आज ये सारा मामला ज़ेर समात रहा और मामला था रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल में तब्दील करने और तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से। इस पर एडवोकेट जनरल सिंध अदालत के अंदर पेश हुए और उनकी तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई जिस पर जस्टिस गुलजार अहमद के जो रिमार्क्स आए हैं वो ये कि हम यहाँ लोरी सुनकर सोने के लिए नहीं बैठे हैं। अच्छा होगा कि रिपोर्ट आप वापस ले जाएं। अगर हमने इस रिपोर्ट पर ऑर्डर किया तो आपकी पूरी हुकूमत हिल जाएगी। साथ ही साथ जस्टिस गुलजार ने यह भी कहा कि आपके पास मुमताज़ अली शाह चीफ सेक्रेटरी हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत को यह भी कहा गया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस ज़िमन में एक जामे रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए अदालत के अंदर, जिसमें सिंध काबीना का जो फैसला है वो भी शामिल हो। इसके अलावा दौरान समाअत DHA के हवाले से भी उन्होंने बात की है और ये कहा कि देखें DHA वालों ने साहिली पट्टी के साथ क्या किया है और DHA वालों का बस चले तो पूरे समंदर पर सिटी बना लें। DHA वाले समंदर इंक्रोचमेंट करके अमेरिका तक अपना झंडा लगा दें। फिर एक बार दोबारा हमने देखा है कि फौजी ज़मीन पर कमर्शियल सरगर्मियाँ ख़त्म करने का हुक्म दिया गया है और इसी तरीके से अदालत का एक अस्करी पार्क को सिविल इदारे के मातहत देने का हुक्म भी सामने आया है। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कोई नहीं है जो इस शहर के बारे में सोचने वाला हो। जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जो पुलिस की कारकर्दगी है या जो पुलिस का रवैया है उस पर भी काफ़ी नाराज़गी, काफ़ी बरहमी का इजहार किया। ये कहा कि पुलिस वाले किसी भी चलते हुए आदमी को गोलियां मार देते हैं और हवाला दे रहे थे उस 5 साला बच्ची का जो अमल उमर का हमने केस देखा था कि किस तरीके से पुलिस की फायरिंग से वो जान बहक हुई थी और उन्होंने पूछा कि 5 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, क्या वो दहशतगर्द थी? ख़त्म कर दें ऐसी पुलिस, कोई दूसरी फोर्स लेकर आएं। जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने अपने इस समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए हैं। अमल उमर की हमने अभी बात की तो अमल उमर के हवाले से ही एक बिल जो है उसके नाम से मंसूब करते हुए उसका मुसव्वदा आज सिंध असम्बली के अंदर पेश किया गया है। काफ़ी अहम और काफ़ी अच्छा ये बिल है जो कि ज़ख्मियों के लाजमी और फौरी इलाज से मुताल्लिक है। ये बिल जो है वो कमेटी को रेफ़र कर दिया गया है। सिंध इंजर्ड पर्सनस कंपल्सरी मेडिकल ट्रीटमेंट एक्ट, ज़ख्मियों को जो मुश्किलात होती थी हस्पताल जाते हुए आते हुए और जिस तरीके से वहाँ पर तफ्तीश का एक अमल होता था उस हवाले से तमाम की तमाम तफसीलात यहाँ पर दर्ज हैं, जिसके तहत तमाम निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए ज़ख्मी का फौरी इलाज करना लाजिम होगा। ज़ख्मी से कबल अज़ इलाज ज़ख्मी या उसके अहले खाना से पैसे तलब करना काबिले सज़ा जुर्म होगा। कोई डॉक्टर हस्पताल या ज़ख्मी के इलाज के लिए मेडिकल लीगल का तकाजा नहीं करेगा। निजी हस्पताल में ज़ख्मी के हंगामी इलाज के अखराजात जो हैं वो हुकूमत अदा करेगी और दौरान इलाज पुलिस या कोई और इदारा कोई तफ्तीश इंटेरोगेशन नहीं करेगा और किसी भी सूरत ज़ख्मी को तहवील में नहीं लिया जाएगा। अब इस बिल के हवाले से तो यकीनी तौर पे सराहा जा रहा है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से इसको पेश किया गया है, लेकिन कल इसी असम्बली के अंदर एक और बिल सिर्फ पेश नहीं हुआ बल्कि मंजूर भी हो गया। अपोजिशन ने उस पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया, बहुत एहतजाज किया, हत्ता कि वॉकआउट कर गए और अपोजिशन की अदम मौजूदगी के अंदर फिर इसको शिकवार पेश किया गया जिसको मंजूर भी कर लिया गया। और वो बिल है सिंध असम्बली के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर पेश हुआ कि बल्दियाती सरबराहों को सादा अक्सरियत से हटाने का बिल। इस बिल के तहत हमने देखा है कि 7 तरमीम जो हैं वो इसमें लोकल गवर्नमेंट एक्ट में उसका मुसव्वदा ये मंजूर किया गया है, जिसके तहत मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अब सादा अक्सरियत से कामयाब हो सकेगी। इससे कबल आपको बताते चलें कि 2/3 अक्सरियत की शर्त थी। सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम का बहुत ज़्यादा तस्करा करती है, सूबाई खुद मुख्तारी की बहुत बात करती है, सो यहाँ पर जब बल्दियाती इदारों को या निचले सतह तक इख्तियारात की मुंतकली की बात आती है, सो क्या ये इकदाम उसके बिल्कुल बरक्स नहीं है जिसको गैर जमहूरी इकदाम अपोजिशन करार दे रही है? इस हवाले से भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आगे चल के हम बात करेंगे बजट के हवाले से भी, मिनी बजट के हवाले से जिसको हुकूमत
इक्तसादी रिफॉर्म्स का एक बिल करार देती है। आज भी असद उमर साहब ने, वजीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हवाले से ये कहा कि कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं कराया, सिर्फ और सिर्फ वाहिद टैक्स जो है वो 1800 सीसी गाड़ियों या उससे ज़्यादा की गाड़ियों पर लगाया गया है। लेकिन इसके बरक्स अपोजिशन जो है इसको अवाम दुश्मन बजट करार दे रही है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके मेहमानों का आपसे तारुफ होगा और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है हमाद अजहर साहब ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। डॉक्टर सलमान शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। और कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, MNA है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेजिडेंट भी रह चुके हैं। शेख साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और इम्तियाज़ शेख साहब भी कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि सिंध के वज़ीर हैं फॉर एनर्जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। इम्तियाज़ शेख साहब आपको भी खुशामदीद। आई थिंक पहले हम स्टार्ट करते हैं उस मिनी बजट से जिसको हुकूमत कहती है वो बजट नहीं है, एक बिल है, इस्लाहाती बिल है। मैं चाहूँगी कि पहले अपोजिशन का ज़रा मौक़िफ़ आ जाए, उसके बाद फिर हमाद अजहर साहब से जवाब लेंगे। इम्तियाज़ शेख साहब, आई स्टार्ट विद यू। सर, आप लोगों, आज भी असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सिर्फ और सिर्फ 1800 सीसी वाली गाड़ियों पर जो टैक्स है वो वाहिद टैक्स है जो हमने इंट्रोड्यूस कराया है। सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी जो है वो कैटेगोरिकली आज भी एहतजाज करते हुए कहती आई कि ये अवाम दुश्मन बजट है। सो आप कोई एक ऐसी चीज़ इसमें बता दें जो अवाम दुश्मनी है। देखें जी, इसमें अवाम के साथ दोस्ती क्या की गई है, इसमें तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं की गई जिसमें मतलब अवाम को कोई रिलीफ मिले। जो उन्होंने टैक्सें लगानी थी, जो चीज़ें करनी थी, तो उन्होंने पहले ही लगा दी हैं और अवाम इस वक्त महंगाई के एक सुनामी में आ चुके हैं। तो अब मतलब उनको रिलीफ क्या देते ये लोग। तो अब असद उमर साहब की अपनी नौकरी खतरे में पड़ गई, उनसे नाराज़गी हो गई। जो खबरें सुनने में आई, उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए, कुछ अपने करने के लिए इस तरह का उन्होंने दे दिया है। लेकिन देखें अल्टीमेटली असद उमर साहब से कौन नाराज है? इम्तियाज शेख साहब, इमरान खान साहब की खबरें आ रही थी। लेकिन अब मतलब जो मीडिया में और मुख्तलिफ जगहों से आ रही थी कि उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पूरी महंगाई के लपेट में है। इस वक्त पूरी आवाम की चीखें निकल गई हैं इस बजट के बाद। जो उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम, जो मईशत का सिस्टम बिठा दिया गया है। और फिर रिपोर्टें हैं, मतलब आप ये मैं नहीं कह रहा, मुख्तलिफ जो बड़े टॉप के इकोनॉमिस्ट हैं उनकी अखबारों में आर्टिकल्स छप रहे हैं, उनकी जो चीज़ें खबरें आ रही हैं। और उसके बाद स्टेट बैंक की तरफ से जो इन्होंने कर्जे लिए हैं उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मतलब ये सिर्फ उनको राज़ी करने के लिए, चीज़ें करने के लिए किया गया है। इस पर कोई बहुत बड़ा रिलीफ आवाम को तो नहीं मिल सका, जिसमें आम आदमी, गरीब आदमी को कोई रिलीफ मिला हो। ठीक है, उनके लिए तो वही मुश्किलात हैं जो कि इससे पहले थी, और मतलब इससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी की हैं इन्होंने कि डायरेक्शन सही करने के लिए, क्योंकि इनको एहसास हो गया कि उन्होंने अपनी इस वक्त तक 5 माह में कोई कारकर्दगी इनकी अच्छी नहीं है, बल्कि गलत डायरेक्शन में ले गए पूरे मुल्क को, जहाँ पूरी मुल्क की इकोनॉमी इन्होंने बिठा दी। अब ये उन्होंने कोशिश 5 महीने में आप कहते हैं कि जी गलत डायरेक्शन पे मुल्क को डाल दिया है। असद उमर साहब की नौकरी जो है वो खतरे में थी, तो उन्होंने कोशिश किया बचाने की। गॉट योर पॉइंट। मैं चाहूंगी कि पहले ब्रीफली अपोजिशन का मौकफ आ जाए, फिर उस पर जवाब लेंगे। कैसे शेख साहब, आप लोगों को भी यही लगता है कि इसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये बड़े काबिल लोग हैं, कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं। इन्होंने कारपोरेट सेक्टर चलाया है, आम आदमी से इनका शायद इतना इंटरेक्शन नहीं है। ये मैं नहीं कहूँगा कि इस बजट में कुछ भी अच्छा नहीं है। ये बात तो पक्की है कि इस बजट में बड़ी बड़ी कारपोरेशंस को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को फ़ायदा हुआ है। सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए आप कहते हैं कारपोरेट सेक्टर का? बिल्कुल, प्योरली, क्योंकि कोई एक भी, मैं बिजनेस से ताल्लुक़ रखता हूँ, हर जगह मेरा इंटरेक्शन है। मैं कराची चैम्बर का, जैसे बताया आपने बताया, इसी तरह लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी मेरा बेटा वहाँ प्रेसिडेंट रहा है, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी, और इसके अलावा फाइनेंस कमेटी में 5 साल चेयरमैन था। और असद उमर, ये सारे मेरे साथ ही थे। उमर अयूब साहब भी मेरे साथ थे। ये बहुत काबिल लोग हैं, सिंसियर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बजट में
मैं वादे तौर पे क्लियर, कोई लंबी बात नहीं। पीएमएलएन के एमएनए जो इनकी सिंसियरिटी पे शक नहीं कर रहे हैं, वरना तो आपके सारे मेहमान जो इधर आके जो मुझे मैं अपने तौर पे जो समझता हूँ, मेरे साथ उन्होंने काम किया है, लेकिन मुझे जो इनसे तवक्कुआत थी ना, देखिए बात ये सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि कोई एक भी चीज़ आम बिजनेसमैन के लिए या आवाम के लिए इसमें बेहतरी हुई है तो वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है मुझे नज़र नहीं आई। पर्टिकुलर कोई भी एक नुक्ता, ये कहते हैं हमने बड़ा बिजनेस को किया है, सिर्फ चंद बड़े बिजनेस इन्होंने बैंक को बताइए, मुझे अंदाज़ा बताइए कि छोटे लोन देने के लिए बैंक के इन्होंने इनकम टैक्स के रेट को कम कर दिया। अब इनकम टैक्स के रेट कम करने से अगर आम आदमी को फ़ायदा पहुंचा होता तो ये बैंकों के शेयर्स इतने ना बढ़ गए होते। 15 दिन में बैंकों को जंप लग गई है। क्या वजह है कि इस स्टेप से लोग यही समझ रहे हैं ना, या स्टॉक एक्सचेंज ने इसका यही रिएक्शन लिया है ना कि बैंकों को बहुत फ़ायदा होगा। चंद बैंक हैं, 4, 5, 7 बैंक होंगे, उनको फ़ायदा होगा। स्टॉक ब्रोकर्स को इन्होंने 0.2% आम आदमी के लिए कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं बात जो करना चाह रहा हूँ कि कोई एक, लेकिन मैं और आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाया है। मेरी अपनी इंडस्ट्री है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ, मेरी इंडस्ट्री है डीओपी की, उसमें एक मोनोपोली है एक की, जो मेरा रॉ मटेरियल बनाता है वो इनका दोस्त है, उसको फुल कैपेसिटी उसकी चल रही है। मेरी हालांकि बड़ी उससे कैपेसिटी है, लेकिन मैं वो उनका फिनिश प्रोडक्ट बनाता हूँ, उसकी फुल कैपेसिटी चल रही है। उसको ख़त्म कर दिया है उसकी ड्यूटी। उससे क्या फ़ायदा हुआ? हुकूमत को 15 करोड़ रुपए कम मिले, उसको 15 करोड़ उसके जेब में चले गए। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, OX पे ड्यूटी कम कर दिए बगैर पूछे। कहाँ? मेरी सबसे बड़ी कैपेसिटी है ना, मेरे से पूछा गया। हमारे साहब बैठे हैं, मुझे बताइए जब उस पर ड्यूटी कम हुई और मुझे इतना नुकसान पहुंचाया गया कि मेरी इंडस्ट्री बंद हो जाए, नहीं पूछा गया ना। सवाल होगा हमारे साबिक वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने कर्ज़ों के हवाले से जो कहा है ना, मैं चाहूँगी पहले तो उस पर ज़रा रोशनी डाल दें। वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने नवंबर 2018 तक 22 खरब 40 अरब का कर्जा लिया है, और उनके बकौल 71 ईयर्स में पाकिस्तान की, वो कहते हैं 71 साल हिस्ट्री के अंदर जो तमाम हुकूमतें आई हैं उन्होंने कुल मिला के 225 खरब का कर्जा लिया, और इन्होंने 5 महीनों के अंदर 22 खरब का कर्जा ले लिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, इनको मैंने सोशल मीडिया पे भी जवाब दे दिया था, मिफ्ता इस्माइल साहब। जी, मिफ्ता साहब को, कि ये जो 22 खरब की रकम है, इसमें 1300 अरब तो ये वो काउंट कर रहे हैं कि जो हमारे पुरानी हुकूमतों ने कर्जा लिया था, और उसको जब आप रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो 1300 अरब का तो वो फ़र्क आता है कि वो जो 15% डिवैल्यूएशन आई, तकरीबन 15 से 16% मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी की थी 6 महीना जो ये वज़ीर ख़जाना रहे थे, और इतनी ही हमें करनी पड़ी क्योंकि आपका खसारा बहुत बढ़ चुका था पिछले 4 सालों में, 5 सालों में। दूसरा जो इसके अंदर जुलाई टू नवंबर पीरियड आता है इंटरनल बोरोइंग का 950 अरब का, वो 50 अरब कम है जो इसी टाइम पे मुस्लिम लीग नून ने पिछले उसमें लिया था अदवार में। और जो एक्सटर्नल का जुलाई टू नवंबर का इम्पैक्ट आता है वो भी हमने $1 अरब लिया, इसी टाइम पे मुस्लिम लीग नून ने $2 अरब लिया। और ये जो बहुत सारे कर्जे लिए जा रहे हैं, ये पुराने कर्जों को रिटायर करने के लिए लिए जा रहे हैं। इस चीज़ को ज़रा सामने रखें। देखना ये होता है कि आपकी नेट इंक्रीज कितनी हो रही है। अब दूसरी बात आती है, बिल्कुल ठीक कहा सलमान शाह साहब ने, पहला तो हमारा हदफ ये था कि हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें। इतने बड़े खसारे, और ये नामालूमी के माहौल में नहीं पैदा हुए ये खसारे। ये $2-2.5 अरब से करंट अकाउंट डेफिसिट शुरू हुआ, ये 7 पे गया, फिर 12 पे गया, आखिरी साल ये 19 पे गया। इनको बढ़ने दिया गया, ठीक है ना। फिस्कल का डेफिसिट आपने टारगेट किया 4% के ऊपर, 3.9% के ऊपर, क्लोज आपने किया आखिरी साल 6.6% पे, 2300 अरब के आमदन, हुकूमत की आमदन और अखराजात। यहाँ से हमने मुल्क को संभाला कि बिल्कुल मुल्क जो था वो दिवालिया और खुदा न खास्ता डिफॉल्ट के करीब खड़ा था, और अल्हम्दुलिल्लाह एक गैर मामूली हमें सपोर्ट मिली दोस्त ममालिक से। अब हमारा अगला हदफ क्या है? क्योंकि जब आप इकोनॉमी को स्टेबलाइज करते हैं तो आप अपने मुल्क के अंदर जो डिमांड है उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं ताकि आपकी इंपोर्ट्स कम होए, आपका फाइनेंसिंग गैप कम हो। अब हम सप्लाई साइड को एड्रेस कर रहे हैं, यानी कि हमारे बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं, हमारे कवानीन ऐसे बने हुए हैं कि जिनको ख़त्म करने से हुकूमत को कोई रेवेन्यू का नुकसान नहीं होगा। ये जो आज हमने बजट दिया है, इसका नेट रेवेन्यू इम्पैक्ट न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर रिलीफ फिर भी बहुत ज़्यादा शामिल है, क्योंकि हमने बिला वजह अपने जो हमारे कारोबार हैं, जो हमारी सनतें हैं, छोटी बड़ी दोनों की मैं बात करूंगा, इसमें हमने तमाम चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और ट्रेड एसोसिएशंस की इनपुट ली, छोटे बड़े ताजरों की इनपुट ली,
ये जो हमने विद होल्डिंग टैक्स जो रिमूव किया बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे फाइलर्स पे, ये छोटे ताजरों की प्राइमरीली डिमांड थी। ये जो हम एसएमईज के लिए अब इंसेंटिवाइज कर रहे हैं बैंक्स को कि ये छोटी सनतों को लोन दें, ये कि बड़े ताजर वो 1800 वो जो गाड़ियों का उन्होंने कहा कि 1800 सीसी वाली वाहिद टैक्सेशन है जो हमने इंट्रोड्यूस कराई है, उसके अलावा नहीं हुआ है। बड़े लोग सवाल के लिए भी कर रहे थे कि असद उमर साहब ने पहले कहा था कि नॉन फाइलर्स गाड़ियां खरीद सकते हैं, ऑपोजिशन का प्रेशर आया, उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया, तो दैट मींस वो उनका फैसला गलत था कि अब दोबारा ये चीज करवा रहे हैं। एक्चुअली एक अनोमली थी कि एक तरफ तो हमने नॉन फाइलर्स को पाबंद कर दिया कि आप 50 मतलब उन्हें इजाजत दे दी नॉन फाइलर्स को कि आप 50 लाख तक की रकम की प्रॉपर्टी तो ले सकते हैं, लेकिन आप 1300 सीसी या उससे कम की गाड़ी नहीं ले सकते। ये अनोमली थी, हमने इसको खत्म किया, लेकिन हमने नॉन फाइलर के ऊपर जब वो गाड़ी खरीदेगा तो उस पर टैक्स की शरह जो है उसको तकरीबन हमने 50% बढ़ा दिया। 50% बढ़ा। देखें, मैं ये सलमान शाह साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अगर आपने FBR की कमजोरियां हैं कि आप फाइलर्स को नहीं बढ़ा रहे, और बाय द वे इस दफा 34% इंक्रीज हुआ है फाइलर्स में एक साल के अंदर, अगर आप फाइलर्स को नहीं बढ़ा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडस्ट्री का गला घूंटना शुरू कर दें कि जी उनकी गाड़ियां बंद कर दें, पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आपकी तबाह हो जाए। लेकिन ऑटो इंडस्ट्री को एक लॉबी उनकी है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है इसके अंदर। सादिया, मैं आपको साफ बताऊं, हमसे तो किसी इस सिलसिले में बात नहीं हुई, ना हमसे किसी ने अप्रोच किया। हमारी लॉबी तो सिर्फ पाकिस्तान है। हम FBR की जो कमजोरियां हैं अगर वो ब्रॉडन नहीं कर सक रहा इतने सालों से टैक्स बेस को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडस्ट्री का गला घूंटना शुरू कर दें और उसकी सजा इंडस्ट्री को दें। आपने मईशत का पहिया चलाते रहना है और इंशाल्लाह ताला मईशत का पहिया चलेगा। हो रही ना कि एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ानी है, इंपोर्ट्स कम करनी है, उस पर अब तर्जुमान आपके थे नहीं थे, मैं उस पर नहीं जाती। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, उन्होंने ये लिखा कि वो जो रुपी डिवैल्यूएशन वाली पॉलिसी है, इट्स नॉट वर्किंग। उस पर उन्होंने क्या कहा कि जी रुपए की कदर जो है वो 30% गिरी, एक्सपोर्ट्स गिर गई, और उन्होंने कहा कि 6% तक, एक अलार्मिंग 6% तक जो है वो एक्सपोर्ट्स गिरी हैं। फिर दोबारा 30% जो है रुपए की कदर कम हुई, और उन्होंने कहा इंपोर्ट्स आपकी सिर्फ और सिर्फ 3% घटी हैं। सो रुपी डिवैल्यूएशन वाली पॉलिसी ही सेज इट्स नॉट वर्किंग। मैं जरा आपको बता दूं, रुपी डिवैल्यूएशन का तो नवंबर में ज्यादा इंपैक्ट आया और बाद में अब आया। हमारी एक्सपोर्ट्स जुलाई टू नवंबर 5% बढ़ी हैं। सिर्फ दिसंबर के महीने में 9% से ऊपर आपकी इंपोर्ट्स कम हुई हैं। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी नीचे जा रहा है। और जनवरी के महीने में जो फिगर्स अभी इंशाल्लाह ताला फरवरी में हम पब्लिश करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और PBS करेगा, लेकिन हम मुझे क्योंकि कस्टम से डेटा आ रहा होता है डे टू डे, इंशाल्लाह ताला हम एक हैंडसम डबल डिजिट ग्रोथ जो है वो एक्सपोर्ट्स के अंदर भी रजिस्टर करेंगे। तो ये बात नहीं है। देखें, हमने सिर्फ डीवैल्यूएशन नहीं की, हमने एक्सपोर्टर्स को साथ सपोर्ट भी किया। हमने उनकी गैस और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को जो रीजनल एवरेज चल रही है श्रीलंका की, बांग्लादेश की, चाइना की, हमने उसके मुताबिक उसको लाके खड़ा किया। यही वजह है कि आज वो खुश हैं। आज वो हमारे हक में अगर इश्तिहारात दे रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि उनको नजर आ रहा है। चलिए, आगे उनका ज़रात वाली बात रहेगी, मैं उस पर भी आऊंगी। पहले इम्तियाज शेख साहब, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ऐवान के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर भी इस चीज़ पे बात हो रही थी। खैर वो फिर मामला डाइवर्ट ज़्यादा हो गया, वो जो आप लोगों का बिल था। लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हर बजट हो या इस किस्म का कोई बिल इंट्रोड्यूस कराया जाए, उसके बाद इल्ज़ामात तो बहुत होते हैं। ये कहा जाता है कि जी अवाम दोस्त बजट नहीं है, अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की, लेकिन फिर उसका कोई ऑल्टरनेट भी नहीं लाते। वो जो एक ज़माने में वो शेडो बजट लाने का एक कॉन्सेप्ट होता था कि जी हम मुतबादिल लेकर आएँ, तजावीज़ लेकर आएँ, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं टॉक शोज के अंदर। कोई बाकायदा असेंबली में आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी की तरफ से आनी चाहिए? देखें जी, ये जब बजट बनता है तो उस वक्त ये बिल्कुल आता है, और मतलब तजावीज़ भी आती हैं, और एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट भी आता है हर पार्टी की तरफ से। हर पार्टी का अपना मंशूर है, अपना प्रोग्राम है, उसके तहत इकोनॉमिक जो प्रोग्राम होता है उसके तरफ देते हैं उस वक्त। लेकिन ये अभी तीसरा बजट आया एक साल में, तो अब ये तो अचानक ही इन्होंने दिया है बजट, मिनी बजट दिया है, तो मतलब इसमें तो कोई ऐसी खास बात तो थी नहीं। जिस तरह बताया आपने कैसर साहब ने, कॉर्पोरेट सेक्टर को जिस तरह उन्होंने मतलब नवाजना था या उसको सपोर्ट करना था उन्होंने किया है। तो मतलब डेफिनेटली जब अब जून में जब नया बजट आएगा अगले साल का, तो डेफिनेटली हमारी पार्टी देगी। वो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री का गला नहीं घोंट सकते, एक्सपोर्टर खुश हो गया है। वो तो बहुत सारी चीजें हमाद अजहर साहब ने अभी यहीं बैठे हुए गिनाई है। वो कह रहे वो एड्स तारीफों के जो लग रहे हैं, शुक्रिया के लग रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं लग रहे। बजट लाए थे उस वक्त भी उन्होंने यही बात की थी। अच्छा, जब पिछला बजट लाए थे उस वक्त भी यही बात की थी, और जब डॉलर की कीमत बढ़ी
उस वक्त भी यही बात की थी कि किसी पे असर नहीं पड़ेगा, गरीब आदमी पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उसका असर भी आपने देख लिया इस वक्त इकोनॉमी कहाँ है। और अपना सलमान शाह साहब ने जो बात की कि मतलब हम दिवाली के करीब खुदा ना खास्ता इस तरह की चीज सूरत हाल पैदा हो गई है मुल्क में, वो इन्हीं की पॉलिसी की वजह से पड़ी ना। और दूसरी एक बात और सर, ये दिवालिया के करीब वाला वो जुमला है, जब पीएमएलएन की हुकूमत आई थी तो ये आपकी हुकूमत को कहते थे कि जी पीपल्स पार्टी ये छोड़ के गई। ऐसी बोलती है जी, ऐसे बोलती है हर हुकूमत ऐसी ही बोलती है जब आती है ना तो अब। लेकिन उसमें ऐसी बात नहीं होती, हर हुकूमत ऐसी ही बोलती है। जब शुरू में आप तमाम हुकूमतें जो पीछे आई हैं आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लें, पहले चंद महीने वो ऐसी ही बोलती हैं, लेकिन अभी मिसमैनेजमेंट ज्यादा है, गवर्नेंस का कोई हाल नहीं, इकोनॉमिक डायरेक्शन नहीं थी हमारे पाकिस्तान की। अब इन्होंने ये मिनी बजट या सो कॉल्ड रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो देखें इसका भी 1 महीने 2 महीने में फर्क का पता चल जाएगा। बिल्कुल सही, किस तरह इसका फर्क पड़ता है। सर अब तो हर चीज वो कहते हैं ना, वो एक्सपोज हो जाती है, कोई भी हुकूमत तो कोई भी चीज पता चल जाता है क्या करें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए ना, हमाद का तल्लक है एक बड़े लीडिंग बिजनेस फैमिली से। इनके वालिद मियां अज़हर जो है मेरे साथ, वो भी कोलीग है मेरे रहे। बात ये है कि हमें किसी पार्टी की, मुझे या इनको या किसी को भी, डॉक्टर साहब तो खैर बड़े रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ी अच्छी तरीके से ये तजिया करते हैं, हमें कोई पार्टी की बात नहीं करनी है, पाकिस्तान की बात करनी है। मैं सिंपल 2 बातें करता हूँ। हमें इनसे तवक्को थी, इन तमाम टीम से, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी टीम है, तवक्को थी कि कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा। और खासकर मैं तजावीज़ दे बिल्कुल सिंपल 2 मिनट सिर्फ चाहता हूँ आपसे, बड़ी पर्टिनेंट बात कर रहा हूँ जो कि बिजनेस से आपको कहा कि इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं ताजर बिजनेस खुश है, मैं तमाम बिजनेस, मैं 52 साल से मैं खुद बिजनेस में हूँ और रिप्रेजेंट कर, मैं तजावीज़ ये दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये खुद ही इन्होंने कहा कि हम FBR को, क्योंकि FBR हम आज देख रहे हैं, FBR में पॉलिसी मेकिंग अलग कर देंगे और इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो है वो अलग रखेंगे। इसको करना चाहिए था, हम तवक्को कर रहे थे, इसको नहीं किया। बहुत बड़ा स्टेप जो नहीं किया, नहीं अनाउंस नहीं किया, कोई अनाउंस नहीं किया इस बजट में भी, इस जगह मोनी बजट जो भी इसका नाम ले लें, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है नहीं, लेकिन ये किया अभी तक नहीं। इनको अगर अनाउंस किया है अभी हुआ नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं मेरे हिसाब से मैं कोई उस पर बहस नहीं कर। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है ना, यहाँ बैठे, असल में बजट हमारे यहाँ पार्लियामेंट के पास आता ही नहीं है। मैं खुद, मुझे 3 पार्लियामेंट में तजर्बा है, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट बजट बनाता है। ब्यूरोक्रेट इस तरफ आने ही नहीं देता कि आम आदमी के मामलात के। अब मैं जो तजवीज़ आपने पूछी है, इस वक्त पाकिस्तान की इंपोर्ट है $61 बिलियन, जो कि 8500 अरब रुपए बनती है। उसमें मेनली रॉ मटेरियल आता है। वो रॉ मटेरियल पे इतनी बड़ी एनामली है जिससे हमारी इंडस्ट्री नहीं आगे बढ़ रही। वो जो रॉ मटेरियल, छोटी इंडस्ट्री है ना, उसको बैंक के लोन्स नहीं है, वो खुद मंगा नहीं सकती। बड़ी इंडस्ट्री को तो इन्होंने कहा तो वो 1% इनकम टैक्स है उस पर। अब जो ट्रेडर है वो छोटी इंडस्ट्री को क्रेडिट दे के रॉ मटेरियल के लिए देता है, उसको 6% टैक्स है। अब मुझे बताइए कि आप छोटा बंदा, छोटा बिजनेसमैन कैसे आगे आएगा? बड़ी इंडस्ट्री, सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा है। 1% बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, जिससे छोटी, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री खुद माल इंपोर्ट नहीं कर सकती, उसके पास फंडिंग नहीं है, बैंक की फैसिलिटीज़ नहीं है, वो थ्रू ट्रेडर और कमर्शियल ट्रेडर से मंगाते हैं। इनको समझा के थक गए। और असद उमर मेरे साथ शामिल हैं, 5-4 बार हमने रिजॉल्व किया मीटिंग्स में और ये तय हुई बात। तो ये चीजें आपने उन तक पहुंचाई थी? कमर्शियल ट्रेडर नहीं, उनको पता, खुद एग्री कर रहे हैं, क्यों नहीं यहाँ किया मुझे नहीं। मैं देखिए ना, कमर्शियल जो इंपोर्टर है उसने रॉ मटेरियल खाना नहीं है, छोटी इंडस्ट्री को देना है। छोटी इंडस्ट्री के लिए 6% फिक्स टैक्स है, इनकम टैक्स। आप ये जो चीजें मैं कह रही हूं, वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, बट आप कह रहे हैं कि इसमें होनी चाहिए थी, बजट में होनी चाहिए। 8500 अरब रुपए की इंपोर्ट है, छोटा मोटी बात नहीं मैं कर रहा, उसमें से मेजर ये रॉ मटेरियल छोटी इंडस्ट्री का है। अब छोटी, इनको ये कैसे फैसिलिटेट करेंगे? इनको एक बात, और हर जगह से ये हर चैम्बर ये कह चुकी है, हर जो एसोसिएशन ये कह चुकी है, और ये 1 साल से हम, सागदार साहब ने भी नहीं माना। ये नहीं कि हमारी जो फाइनेंस कमेटी यूनानिमसली, जिसमें तमाम पार्टियां थी, 21 के 21 मेंबर तमाम पार्टियों के,
सब ने यूनानिमसली ये बातें की हैं, लेकिन वो सही है, वो तजावीज़ पे आपको एतराज़ नहीं है। राइट, आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने बात इस पे भी करनी है जो हमने आपको इंट्रो में बताया था कि सिंध असम्बली के अंदर जो एक बल्दियाती इदारों के सरबराहों को सादा अक्सरियत से हटाने का बिल मंजूर हुआ है, जिसपे अपोजिशन भी एहतजाज कर रही है, काफ़ी शोर शराबा भी है। 18वीं तरमीम का जिक्र भी होता है, सूबाई खुद मुख्तारी की बात भी की जाती है, इख्तियारात निचली सतह तक उनको कन्वर्ट करना या शिफ्ट करने की बात भी की जाती है। बट इस किस्म के इकदाम अगर सामने आएंगे जिसको अपोजिशन की तरफ से गैर जमहूरी इकदाम का नाम दिया जा रहा है, सो क्या वाकई हम सूबों को खुद मुख्तार कर पाएंगे? बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सिंध असम्बली में बल्दियाती सरबराहों को सादा अक्सरियत से हटाने का बिल मंजूर हुआ है। ये आपको बताते चले कि ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम की गई हैं। 7 तरामीम हैं जिसका मुसवदा मंजूर हुआ अपोजिशन की एब्सेंस में, क्योंकि अपोजिशन ने इस पर एहतजाज किया और वो वॉकआउट कर गए। इस तरमीमी कानून के तहत मेयर, डेप्यूटी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अब सादा अक्सरियत से आप पास कर सकेंगे, क्योंकि इससे पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो 2/3 की थी। 2/3 अक्सरियत शर्त होती थी। इसके अलावा इस तरमीम के तहत बल्दियाती काउंसिल के इलेक्शन में 2 उम्मीदवारों के वोट्स बराबर होने की सूरत में दोनों ही उम्मीदवार कामयाब करार पाएंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो आधी मुद्दत के लिए इस बल्दियाती काउंसिल में नुमाइंदगी का हक उनको देगा। अब डॉक्टर सलमान शाह साहब, अब बहुत सारी चीज़ें आप देखते आए हैं 18वीं तरमीम के बाद सूबों का गिला होता है विफाक से कि जी हमें वहाँ से फंड्स नहीं मिल रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये नए हुक्मरान आए 18वीं तरमीम को ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि ये सूबों तक इख्तियारात की मुंतकली नहीं चाहते। बट इस किस्म के इक़दाम जहाँ पे इख्तियारात ऑलरेडी हैं और अगर वो ले लें आप, तो आपकी नज़र में कैसा है? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि डेवलपमेंट जो होती है वो लोकल लेवल पे होती है। लोकल लेवल को अगर आप एम्पावर नहीं करेंगे तो वहाँ के लोग जो हैं वो डिसएनफ्रेंचाइज हो जाते हैं। और हमारी 3 टियर की जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल लोकल गवर्नमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, और ना उधर पावर्स हैं, ना उधर फाइनेंसिंग है, पैसा भी नहीं जाता। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा, आई थिंक दे आर द कल्प्रिट्स। और हमने देखा कि पंजाब में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शंस कराएं, कोई इलेक्शंस भी नहीं कराता था। सो एवरीबडी वाज ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट पावर एट द प्रोविंशियल लेवल। आई थिंक ये रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। में ट्रांसफर करने की बात आती है, इख्तियारात तो कोई तैयार नहीं है। और जब तक आप लोकल गवर्नमेंट तक नहीं जाएंगे, ये अनरेस्ट और गुर्बत और स्टंटिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंट्रोल में नहीं आ सकती। और जब तक प्रॉस्पेरिटी हमारे रूरल एरियाज़ में नहीं जाएगी, और सिंध में पर्टिकुलरली हमारा रूरल सिंध जो है उसमें सबसे ज़्यादा पावर्टी रूरल सिंध में है, और उधर अगर आप एम्पावर नहीं करेंगे लोकल गवर्नमेंट को, वहाँ पे पूरे रिसोर्सेज नहीं पहुँचाएँगे, तो आई थिंक कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। सो आई एम श्योर इम्तियाज़ शेख साहब जो हैं बड़े काबिल हैं, और आई हैव बीन वॉचिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये इन चीज़ों को टैकल करेंगे। क्योंकि आपने वहाँ पे एम्पावरमेंट करनी है, स्टेबलाइज काम को करना है ताकि डेवलपमेंट हो। वहाँ पे जो काम लोकल लेवल पे जो फंसे हुए हैं वो चलने चाहिए, स्कूल्स बेहतर चलने चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी, सफाई, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें वहाँ लोकल गवर्नमेंट ने करनी है। तो अनफॉर्चुनेटली लोकल गवर्नमेंट जो है उसको हम स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देते हैं, बट दैट हैज़ टू चेंज। सही, वो फंक्शनल है ही नहीं, अगर ये कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। हमाद अज़हर साहब, हम देख रहे होते हैं सिंध की खसूसी तौर पे शिकायत आ रही होती है, कभी वज़ीर आला सिंध बात करते हैं, कभी मुर्तज़ा वहाब साहब तर्जुमान है वो बात कर रहे होते हैं कि गैस नहीं हमें मिल रही, विफाक की गलती है, विफाक नहीं दे रहा, बिजली नहीं दे रहा। पानी के हवाले से भी उन्होंने यही बात की। अब ये 18वीं तरमीम का कहते हैं कि जी ख़त्म करने के लिए आप आए हैं, कल्परेट आपको यहाँ पे बनाया हुआ है उन्होंने कि जी इनका तो एजेंडा ही सिर्फ और सिर्फ 18वीं तरमीम और आइन को मनसूख करना है। जरदारी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है। सो आपको लगता है कि 18वीं तरमीम के नाम पर ये जो चीज़ें हो रही हैं, फिर ये क्या है? बिल्कुल, ये 18वीं तरमीम को तो सिर्फ एक इस्तेमाल किया जाता है कंसेशंस लेने के लिए या अपना एक लिप सर्विस देने के लिए।
अब ये जो इन्होंने आपने अभी बताया कि ये जो कल इन्होंने बिल पास किया, इसके उसको मीडिया में हाईलाइट करना चाहिए कि ये तो लोकल गवर्नमेंट्स के जो इख्तियारात हैं उनको जब्त करने की बात है। तो जिस फ़लसफ़े के तहत डेलीगेशन और डिवोल्यूशन के तहत 18वीं तरमीम आई थी, उसी फ़लसफ़े के तहत लोकल बॉडीज़ का क़याम किया जाता है। पंजाब में भी हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने बिल्कुल ही टूथलेस किस्म का एक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम वो लेके आए। कोई इख्तियारात नहीं है उन बेचारों के पास, चेयरमैनों के पास, मेयर के पास। आप लाहौर में जाके किसी को पूछें कि लाहौर का मेयर कौन है, किसी को पता भी नहीं होएगा। और दूसरी तरफ अब सिंध ये कर रही है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स के जो हैं उनको हटाने के लिए उन्होंने कहा जी 2/3 अक्सरियत नहीं, सादा अक्सरियत चाहिए, जो दुनिया में कहीं नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि ये तो तमाम सियासत के असूलों के, डेलीगेशन और डिवोल्यूशन के असूलों के खिलाफ जाता है। और मुझे उम्मीद है कि इनकी अपनी पार्टी जो है इसको रिकंसिडर करेगी कि इसको लॉ को रिव्यू किया जाए और शायद वापस लिया जाए। इम्तियाज शेख साहब, सर आप ही बता दें मुहर्रिकात, असबाब ये बिल मंजूर कराने की। ऑपोजिशन तो वॉकआउट कर गई एहतजाज करते करते। आप लोग सर सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं, मजीद क्या आप इख्तियारात ट्रांसफ़र करेंगे निचली सतह तक? अब आपके जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, जो ऑलरेडी इख्तियारात का रोना रोते हैं, अब उनको हटाने के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक वोट ज्यादा चाहिए, सादा अक्सरियत से आप उनको भी हटा देंगे? देखें सादिया, अभी मुझे आप 2 मिनट आराम से सुनिएगा प्लीज। जी जरूर। मुझे तो हैरत है कि हमारे भाई दोस्त जो हैं जी, वो इस तरह की बात करते हैं कि मतलब पावर्स और उसकी बात करते हैं। देखें जी, ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त यही कानून नाफिज है, ठीक है, तकरीबन के सिंपल मेजॉरिटी से होता है। पाकिस्तान का वजीर आज़म भी सिंपल मेजॉरिटी से आता है, सिंपल मेजॉरिटी से जाता है। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी इसी तरीके से आता है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिंपल मेजॉरिटी से जाता है। इस तरह मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हों, MPAs हों, चीफ मिनिस्टर हों, सब इसी तरीके से आते हैं। ये आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं, ये कानून बनाया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। उस वक्त ज़रूरत थी क्योंकि नया कानून बना था, उसको मुस्तहकम करने के लिए उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी का जिक्र किया था और उसमें मतलब वो कानून बनाया था। अब उसकी ज़रूरत हम महसूस उसकी नहीं कर रहे हैं। उस वक्त समझ रहे हैं कि इस वक्त सिस्टम स्टेबलाइज हो गया है, तो उसको पूरे पाकिस्तान में जिस तरह बाकी इदारों के स्टेबलाइज हो गया, अब भी इलेक्शन, और मैं यही समझना चाह रही हूँ कि अब सिर्फ सादा अक्सरियत की बात क्यों? सादा अक्सर की बात यह कि पूरे मुल्क में तमाम इदारे इस तरह ही चलते हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर जितने भी हैं, गवर्नर का तो खैर इलेक्शन नहीं होता, लेकिन मतलब बाकी जो भी सिलसिले होते हैं इसी तरीके से होते हैं। इवन सदर पाकिस्तान भी जो है इसी तरीके से उतरते हैं, इसी तरीके से उनको मुंतखब किया जाता है। सर तो लेकिन ये हम सर बल्दियाती इदारों की बात कर रहे हैं, वो जो ऑलरेडी शिकायतें करते हैं, वो जो ऑलरेडी एहसास से महरूमी का शिकार होते हैं कि जी हमारे पास तो इख्तियारात ही नहीं है, हमें तो पावर्स मजीद क्या मुंतकिल करनी है, ये जो के सरबराहों का इख्तियार है, ये भी वापस मेरी बात सुनेगी तब होगा ना। और दूसरी बात ये कि हमें किसी को हटाने की वहाँ जरूरत इसलिए नहीं है कि पूरी की पूरी सिंध में तकरीबन 98% जो लोकल बॉडीज हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही हैं। फिर तो और सवाल बनता है कि जरूरत नहीं है तो फिर क्यों ला रहे हैं? हमें परेशानी नहीं है, लेकिन एक कानून में एक सकम था वो जो उसको दूर कर दिया गया, और ये सूबाई असेंबली का हक है और वो जो लॉ बनाते हैं उनका ये हक है, अगर वो कोई चीज़ बेहतर समझते हैं सूबे के लिए इसको ले आए। तो हमने वो पूरे मुल्क के साथ एतपार उसको किया है। तो इसमें कोई न किसी का पावर छीना गया है, न किसी के पावर छीनने की कोई बात की मजीद दिए भी नहीं, और रह गई अभी 18वीं। और दूसरी बात इसमें जब भी ये पूरा जब हम कानून ला रहे थे तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको एतमाद में लिया गया था, उनको बताया गया था। हमारे लोकल बॉडीज के मिनिस्टर ने सबसे मुशावरत की थी और सबके सब तो आपने देख लिया ना, राजी थे और तैयार थे। कल तो सर एहतजाज हुआ इस चीज के ऊपर, कल तो सब लोगों ने कहा कि ये गलत काम कर रहे हैं, गैर जमहूरी इक़दाम है। एहतजाज तो आज भी किया उन्होंने, एहतजाज तो करते रहते हैं ना, ये तो एहतजाज। लेकिन देखिए आज वाला जो बिल जिसका मैंने पता नहीं वो आपने इंट्रो में सुना कि नहीं, आज जो बिल आप लोगों ने पेश किया वो काबिले तहसीन है, वो वाकई अच्छा है, जो जख्मियों के लिए किया है तो उसकी तारीफ हो रही है। और इसी तरह जिस पे सवाल उठ रहे हैं तो हमारा काम है सवाल करना। सादिया, जितने भी बिल पास किए गए हैं वो इस तरह अच्छे ही बिल होते हैं। कोई हम पागल हैं कोई इस तरह के गलत बिल पास करेंगे जिसमें हमारे अपने आवाम को मेरी इतनी जरूरत में ऐसे कह सकूं सर, मेरी इतनी मजाल ये सिर्फ अपोजिशन, ठीक है, मैं समझ गई सर, गॉट योर पॉइंट। दूसरी बात आपने 18वीं तरमीम की बात की, मैं उसके बारे में 2 मिनट आपसे लूंगा।
18वीं तरमीम जो है वो सूबों को इख्तियार देती है, सूबों को माली इख्तियारात देती है, सूबों को एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार देती है, सूबों को सियासी इख्तियार देती है। ये भी तरमीम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाई थी और मुतफ़िका तौर पे लाई थी ये, और वो एक मतलब बहुत ही संग मील की हैसियत रखती है ये चीज़। तो उसमें मतलब हम जरूर बात करेंगे, सूबों को हक, छोटे सूबों को, बड़े सूबों के आप कहते नहीं दे रहे ना, विफाक नहीं दे रहा। हम साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आपने बात की कि गैस की बात, तो गैस हम सिंध पैदा करता है। सर पहले ये इस पे जरा बात कर आइन में, ठीक है सर, इस पे जरा बात कर लें, फिर मैं आती हूँ दूसरे हवाले से भी। हम आदर साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं जो आपने कहा। देखिए हमारे पास जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में तो फ्लोर क्रॉसिंग लॉज लगाए हुए हैं माजी की पार्टियों ने, और उसकी वजह यही है कि ये जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो हुकूमतें आ जाती हैं और फिर उनको एक वोटों के साथ या 2 वोटों के साथ हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है सिंध की जो बल्दियाती बल्दियाँ हैं और जो उनमें शायद ऐसा कोई लॉ फिलहाल मौजूद नहीं है, और अब अगर उनको सिंपल मेजॉरिटी पे ले गए हैं तो वो जो कह रहे हैं कि पूरे मुल्क के इसका मुझे इल्म नहीं है, फ्रैंकली मैं इस पर इसलिए पोजीशन नहीं लूँगा कि इसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो बल्दियाती इदारे बनते हैं इनके अंदर कोई फ्लोर क्रॉसिंग के या पार्टी के ऐसे पैरामीटर्स सख्त नहीं होते जितने सूबाई और कौमी असम्बलियों में होते हैं, इसलिए वहाँ पे इंस्टेबिलिटी के ऐसे लॉज के साथ ज़्यादा खदशा है। ज़्यादा खदशा है कैसे? यहाँ हमारे यहाँ तो देखिए रोज़ अब पंजाब में जो हो रहा है 6-6, 8-8 जिलों के जो चेयरमैन है वो खुद ब खुद इनके पास जाके चेंज, ये तो सिंपल मेजॉरिटी वाली बात भी नहीं है, खुद ही ये उनको मोटिवेट कर रहे हैं। और कौन सर? सारे हमारे जितने ज़िले के चेयरमैन हैं और हमारे तहसील के चेयरमैन हैं, जितने भी वो सारे के सारे शहरों के जो चेयरमैन हैं सारे कन्वर्ट हो रहे हैं पार्टी से। आपके चिन्योट के भी तो गए हैं ना? जी गए, चिन्योट के भी सारे, और उनको ये तो मामूल बन गया ना इनका उसको अट्रैक्ट करना। आप डॉक्टर साहब ने कहा उनको पावर दे, बिल्कुल वो जो हमारे एक तरफ के आ रहे हैं वो कहते हैं नून लीग की आदत हमें पूछने ये हालत है फ्लोर क्लासिंग जो आजकल चल रहा है। हाँ भी वो ये सादा अक्सरियत वाला कानून है कि हटा दो। बात डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि पावर जो होनी चाहिए थी नीचे लेवल पे, और पीटीआई का तो मेन ये था, अंदिया यही था। तो बजाय उन्होंने अब ये कहा कि वो इलेक्शन कराने की, पहले इलेक्शन की बात कर रहे थे कि हम डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट का नादम और चेयरमैन बनाएंगे, वो सारा वो उसकी बजाय अब इन्होंने ये अच्छा तरीका निकाला ना कि ऑटोमेटिकली सारे ही जो बने हुए थे वो इनके पास। मैं लास्ट कमेंट डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये कोई क्या चीज कर रहे हैं, क्या इम्तियाज शेख साहब ने भी जो बात की है कि जी विफाक देता है और विफाक नहीं कर रहा, आपको क्या सिचुएशन नजर आ रही है? सूबों की शिकायत, खसूसन सिंध की जो शिकायत है, वो दुरुस्त है विफाक से? नहीं, आई थिंक ये प्री मैच्योर है, क्योंकि अभी तो एनएफसी की डिलिब्रेशंस होनी है और उसमें अभी फेडरल गवर्नमेंट क्या कहती है, डिफरेंट प्रोविंसेस क्या पोजीशन लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है, उसके मुताबिक ही सारा कुछ होगा। और आई थिंक कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि वी मेंटेन द जो फार्मूलाज वगैरह बने हुए हैं, और फेडरल गवर्नमेंट की क्योंकि फाइनेंसिंग इश्यूज़ हैं उसको भी हम एड्रेस कर सकते हैं, और आई थिंक विद इन द 18th अमेंडमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए भी वो एड्रेस हो सकते हैं। तो आई थिंक इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको एक जज्बाती इशू बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली इन प्रोविंसेस। आपका वर्किंग रिलेशनशिप है विफाक का सिंध हुकूमत के साथ? अच्छा है। देखिए हमने आते साथ शेख साहब नहीं मानते वैसे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हमने आते साथ एनएफसी की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सूबों से नाम मांगे, ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा जो डिले आया वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से आया। सिर्फ चंद रोज पहले हमें उनकी तरफ से नाम आया, के लिए बार बार हम रिमाइंडर देते हैं। शेख साहब आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डिले ही आपकी तरफ से आ रहा है, वो तो चाह रहे हैं कि एक अच्छा नाम दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन सबसे एंड में इनसे आया बार बार कहने के। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब का, कैसर शेख साहब का, डॉक्टर सलमान शाह साहब का, हमाद अजहर साहब का। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।